हेलो एवरीवन। पहले मैं आपको अपना स्टडी टेबल दिखाती हूँ। ये देख लीजिए मेरा स्टडी टेबल है एंड ये स्टडी टेबल कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है। सो हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। भाई पहले इसे मैं अरेंज करने वाली हूँ। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सोनल आई गोना शेयर विथ यू माय CUT एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। तो मैं पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। केमिस्ट्री में मेरे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एंड हेलो वेरिंस हेलो एल्किन वाले चैप्टर से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। बस लास्ट में जो दिया है DDT और फेरॉन 1-2 उसका IUPAC नेम से मेरे में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बस वही आया था फेरॉन का IUPAC नेम एंड SN2 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक उससे क्वेश्चन आया था। एंड मेरे में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। एंड केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूँ कि मैंने केमिस्ट्री में ओनली 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। एंड बायोलॉजी में तो मैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में बताऊंगी। अभी पहले केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ज़्यादा थी लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे में बहुत ईजी थी। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मेरे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन थे जिसे स्टेटमेंट पढ़ के मुझे आंसर देना था। एंड वो 10 क्वेश्चन थे ऐसे और दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह थे। एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी एक क्वेश्चन आया था इसमें से बस उसका भी IUPAC नेम पूछा था वेलिनिन का, तो वो भी मैंने किया था। एंड अभी तक मैंने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट कोई नेम रिएक्शन नहीं पूछा है, रिएक्शन दे के पूछा उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और IUPAC से तो भर भर के क्वेश्चन थे। एंड आप देख सकते हैं ये मेरे शॉर्ट नोट है जो मैंने नीट के टाइम पे बनाया था, जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ये, उसमें जो ग्लूकोज का पोर्शन है क्योंकि वही बहुत ज़्यादा है, वहाँ से ये क्वेश्चन। अब मुझे डिफरेंस बताइएगा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस होता है। एंड ये हमारा शॉर्ट नोट मैंने नीट के टाइम पे बनाया था, हर एक चैप्टर का बनाई हूँ। अगर आपको इसका ये PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ ज्वाइन करिएगा एंड सपोर्ट करिए। भाई मैं मेहनत कर रही हूँ नीट और CUT के साथ में, यूट्यूब को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है बट या मैं कर रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी 0.1% भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। एंड आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे IUPAC से भर भर के क्वेश्चन थे, आप IUPAC ज़रूर करके जाइएगा अगर अभी आपका CUT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो। एंड रिसोर्सिनॉल क्यूनॉल इन सब से तो क्वेश्चन ज़्यादा थे ही नहीं, मैं पढ़ के गई थी इन सबको अच्छे से, लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे एग्ज़ाम में। बस वही जो मैं आपको बता रही हूँ वेलिनिन वाला, उससे क्वेश्चन थे। और बता दूँ आपको बायोमोलिक्यूल में जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उससे एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में एक रेजोनेंस का क्वेश्चन था। उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे था कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के टाइम पे। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे। मतलब बोल रही हूँ ना कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन थे लेकिन सारे चैप्टर टच हुए थे। ऐसा नहीं था कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन आया ही था, वेनिलीन वाला इसका IUPAC नहीं पूछा था। एंड IUPAC से मैंने पहले भी बताया भर भर के क्वेश्चन थे, तो IUPAC जरूर से करके जाइएगा। एंड NCERT में जो क्वेश्चन दिए उसको तो और भी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस चैप्टर को भी इसमें से नेमिंग रिएक्शन, डायरेक्ट नेम रिएक्शन नहीं था, हाँ बट रिएक्शन देखिए उसका प्रोडक्ट पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और ये हेलो एरिन वाले इस चैप्टर में से यहाँ से फिरॉन का IUPAC नेम पूछा था कि फिरॉन 1-2 का IUPAC नेम क्या है। एक दिया था 1-1 डाईफ्लोरो डाईक्लोरो, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन, बस 1-1 1-2 डाईफ्लोरो डाईक्लोरो में कंफ्यूज कर रहा था। एंड DDT वाला भी आप ये एक बार नीचे जो दिया है उसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं IUPAC जितने भी NCERT में दिए हैं नेम उनको करके ही जाइएगा। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल में जो ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और बीटा प्लेटेड है और उनसे क्वेश्चन आए थे। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में ये बायोलॉजी है हमारा। एंड बायोलॉजी में मैंने 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड सारे क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT की लाइन से। एंड मुझे बायो मैंने 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया था एंड 45 मिनट मेरे पास बचे थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, मैं इसको इतने अच्छे से पढ़ के गई थी। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से तो भर भर के क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। एंड इवोल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन, उससे बस ज़्यादा क्वेश्चन थे। रामापिथिकस, डाइथिकस, होमो हैबिलस, इन सब से थे। एंड यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे भी क्वेश्चन नहीं थे। आपको दिखा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे एक था कि जो हमारा DNA है वही राइट हैंडेड हेलिक्स है कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, वहाँ स्टेटमेंट वाइज मेरे में स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे। एंड ये मैंने सब डिजीज़ पढ़ के गई थी, इसमें से भाई साहब कुछ नहीं आया था, कुछ भी नहीं। ये सब पढ़ना मेरा बेकार तो नहीं बोलें क्योंकि नीट 2026 में काम दे ही देगा।
तो यहाँ से नहीं आया था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे मेरे में। एंड मैं बता रही मैंने बायो 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया एंड 40 मिनट में मैं उन्हीं क्वेश्चन को बार बार देख रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरे में एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, उसमें से पूछा था कि कौन सा इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया था थाइलिन। तो मैंने तुक्के में उसको सही कर दिया एंड वो सही हो गया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यहाँ पे मैंने पूरे साइंटिस्ट के नाम और डेटा एक तरफ लिख लिया, ताकि जब भी मैं ये चैप्टर पढूँ तो पहले इसको देखूँ एंड देन, क्योंकि इसमें का ये जो पोर्शन है साइंटिस्ट का नाम और डेट, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसको देखना है एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद मैं जो इकोलॉजी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से क्वेश्चन था, उसमें 2-3 ऑप्शन दिए थे, पार्थिनियम, ग्रासेस और ये सब थे 2-3 ऑप्शन। एंड एक था थाइलिन वाला, तो मैंने उसको टिक कर दिया था। एक लंतना वाला कुछ ऑप्शन करके दिया था, तो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने उसे छोड़ दिया था। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में पूछा था कि कौन सा यूकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शनली चेंज नहीं कर सकते। तो ये 3 ऑप्शन तो दिए ही थे। एक दिया था एक दिया था रेप्लिकेशन, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन होगा क्योंकि रेप्लिकेशन में हम जीन में चेंज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे ये मेरे शॉर्ट नोट है, अगर आपको ये चाहिए मैंने हर एक एनसीईआरटी के पेज का छोटे में लिखा है, अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा हमें एंड मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ भाई आप लोग सपोर्ट बनाए रखें एंड मेहनत मैं कर रही हूँ, मुझे पता है इससे भी ज़्यादा मेहनत सब करते हैं, बट सपोर्ट बनाइए। एंड ये देखिए मैंने बता रही ना, इससे भी क्लियर नोट्स। एंड मैं आपको अब आगे नीट का प्लान बताने वाली हूँ कि मैं 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अपना सीयूटी का मार्क्स, नीट 2025 का मार्क्स सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड यहाँ से बता रही हूँ, बस ये स्टेटमेंट चेंज किया था, यहाँ राइट हैंडेड फैशन की जगह लेफ्ट हैंडेड फैशन लिखा था, तो वो स्टेटमेंट गलत था। एंड 4 स्टेटमेंट और दिए थे उसके अलावा जो कि सही थे। तो प्लीज़ एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना, ना ही कि नीट के लिए, सीयूटी के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीयूटी 2026 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी की हर एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। नीट के लेवल का नहीं, बट हाँ आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद होनी चाहिए। और यहाँ पे इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन नहीं आता, मैंने आपको बताया रामापिथिकस और वो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उससे क्वेश्चन आया था। एंड यहाँ पे मैंने ये सब याद किया था कि कौन सा कब फॉर्म हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ हुआ था, यहाँ से नहीं आया था। और ये जो पीसीआर यहाँ पे दिया था कि कौन सा मेथड नहीं है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी डिजीज़ को। लाइक एक यूरिन एनालिसिस दिया था, तो वहाँ पे वो आंसर सही था, कैंसर के लिए दिया था। एंड यहाँ पे इन सबसे इकोलॉजी से बताया मैंने कि ये वाला जो टेबल है, इस टेबल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और उसके साइड में ये म्यूटलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन उसका नाम दिया था। आपको जो माइनस प्लस दिया हो उससे मैच करना था। इससे तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एक मैच द फॉलोइंग था, इसी टेबल से ही था, वो डायरेक्ट था। एंड यहाँ पे एक ये था कि किसके किसके बीच में म्यूटलिज्म होता है और कोई इवोल्यूशन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इकोलॉजी वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, तो इसको भी पढ़ के ही जाइए। एंड इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक जो इकोलॉजी वाला है पिरामिड, उससे भी क्वेश्चन थे कि कौन सा स्टेबल, कौन सा डिक्लाइनिंग है एंड कौन सा अनवेल शेप्ड है, तो इन सब का भी क्वेश्चन था। एंड ये इकोलॉजी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इकोलॉजी वाला हो गया, एक जेनेटिक वाला पोर्शन हो गया, इन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछा था कि कौन सा ग्राफ इन्वर्टेड नहीं होता, एनर्जी वाला। और डेट्राइटस में पूछा था कि जो अर्थफॉर्म होता है, 4 स्टेटमेंट दिए थे कि कौन सा अर्थफॉर्म के लिए गलत है, कि वो फार्मर का फ्रेंड होता है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वो एनसीईआरटी की लाइन में नहीं थी, अगर आपको कॉमन सेंस है तो आप कर ले जाते हैं। एंड मेरा वो क्वेश्चन भी सही हो गया था, मैंने पढ़ा हुआ था। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार नहीं बोलूँगी बट हाँ आप लोग कर दिया करिए भाई। एंड उसके बाद फोकस हाँ हो गया ना, हाँ ये बता रही हूँ, ये डेट्राइटस वाला। तो डेट्राइटस से भी एक ही क्वेश्चन आए थे। एंड ये सब चैप्टर ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी में कट है, क्या पता आ जाए। जो क्वेश्चन डिलीटेड है मतलब पोर्शन, उससे नहीं आता। बायोडाइवर्सिटी से ये चार्ट में पढ़ के गई थी बट उससे नहीं क्वेश्चन थे। एंड यहाँ पे एक लैटिट्यूडनल वाला था कि कौन सा पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो क्या स्पेसिस रिच होगा कि स्पेसिस रिचनेस डिक्रीज होगा। यहाँ से अगर आप ये मेरा जो यहाँ पे टेबल बनाया मैंने डायग्राम, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप वो क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं। एंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से भी एक जो स्केर्ड ग्रुप्स वाला क्वेश्चन है यहाँ से आया था। और एक पूछा था कि कौन सा इंसेटू नहीं है, कौन सा इंसेटू कंजर्वेशन नहीं है। उसमें दिया था कि बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और
सेंचुरीज दे के और एक दे दिया था बोटेनिकल गार्डन, तो वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन वाला सही था। और एक पूछा था कि कौन सा लॉस हैबिटेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और नीड ग्रेडी करके क्वेश्चन था। एंड अगर आप एनसीईआरटी पढ़े तो आप कर ले जाएंगे, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी का मैंने बताया, मैंने बायोलॉजी में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे उसमें से सारे सही है, मुझे कॉन्फिडेंस है। एंड केमिस्ट्री में मैंने बताया, केमिस्ट्री में मैंने 40 क्वेश्चन अटेंड किए, जिसमें से मैंने 2 रिमार्क के लिए छोड़े कि रिव्यू करूँगी, बट वो अटेंड नहीं कर पाई। एंड ये देख सकते हैं, आपका अगर अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। एंड पिछले वाली वीडियो में भी मैंने इस प्लान के बारे में बताया, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपका अभी नहीं हुआ एग्ज़ाम तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने जीएटी का भी सिलेबस आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसको तो ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्ज़ाम में भर भर के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लीजिएगा। एंड अगर आपका नहीं हुआ है तो मैंने जो प्लान बताया अगर आप फॉलो करते हैं तो मे बी आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे बायोलॉजी में तो पूरे 250 में से 250 ही आएंगे, एंड केमिस्ट्री में तो 150 प्लस आएंगे। एंड फिज़िक्स का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि फ़िज़िक्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थे। एंड भाई ये देख सकते हैं मैं लाई थी, तो मैं ऐसा कोई ऐड नहीं कर रही हूँ कि नहीं इसी का मैं ऐड करूँ, ये ना सोचेगा। एंड मैं इसको भी यूज़ करती हूँ, फिर ये नहीं सोचेगा कि मैं किसी एक प्रोडक्ट का ऐड कर रही हूँ। इसको स्किप करते हैं भाई, ये पार्ट स्किप। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैंने जो प्लान बताया प्लीज़ उससे ज़रूर फॉलो करें, एंड आपका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। सो टेक केयर, बाय बाय गाइज़। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इसके बाद मैं नीट का ब्लॉग लाऊंगी कि नीट के लिए मैं 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड उसके क्या क्या प्लान हैं। सो प्लीज़ बाय बाय गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।